गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट वी विल सी द इलेक्ट्रिक पावर। तो हेडिंग देते हैं इलेक्ट्रिक पावर। सबसे पहले हम लोग पावर के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि पावर क्या है, व्हाट इज पावर। अच्छा, पावर को हम लोगों ने क्लास 9th में वर्क एनर्जी पावर में भी हम लोगों ने पावर के कॉन्सेप्ट को समझा था, और फिर से हम लोग एक बार पावर के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ठीक है, तो पावर इज द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, पावर इज द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। शक्ति कार्य करने की समय दर है, अर्थात कार्य करने की समय दर को हम शक्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर समझे तो हम ये कह सकते हैं कि हाउ मच टाइम डू यू टेक टू डू समथिंग दैट इज कॉल्ड पावर। किसी कार्य को करने में आप कितना समय लेते हैं वही पावर कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ध्यान से देखिए, हम लोग पावर की डेफिनेशन को एक बार और पढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम लोग ये एग्जांपल को समझते हैं। देखिए, पावर इज द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। शक्ति कार्य करने की समय दर है। ठीक है, और अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए, ध्यान से सुनिएगा, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसी कार्य को करने में आप कितना समय लेते हैं, ध्यान सुनिए, किसी कार्य को करने में आप कितना समय लेते हैं वही पावर कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग इस एग्जांपल को समझते हैं। मान लीजिए कि दो मजदूर हैं, ए और बी, और ये कोई बिल्डिंग है, किसी बिल्डिंग में कोई काम लगा हुआ है। ठीक है, जिसकी हाइट 100 मीटर है। इसमें एक सीढ़ी बनाया गया है ऐसे यहां तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों मजदूर को एक ही मास के दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। ठीक है, दोनों मास जो है 25 केजी है, और इस दोनों मास को इस मजदूर ए और मजदूर बी को 100 मीटर के हाइट तक पहुंचाना है। मतलब दोनों मजदूर ए और बी को एक ही काम दिए गए हैं। ठीक है, तो ये पहला वाला जो मजदूर ए है ये 25 सेकेंड में ही अपने वर्क को पूरा कर लेता है, और ये दूसरा वाला जो मजदूर है ये अपना वर्क 50 सेकेंड में पूरा करता है। तो सवाल ये उठता है कि किसने अपना पावर अधिक लगाया। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जिसने कम समय में अपने काम को पूरा कर दिया उसने ही अपना पावर अर्थात अपना क्षमता अधिक लगाया है। ठीक है, अब इस चीज को समझने के लिए हम लोग उसको न्यूमेरिकली देखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अगर सिंस W इज इक्वल टू mgh। ठीक है, अब देखिए इस दोनों मजदूर के पास जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का मास क्या है, सेम है। ठीक है, दोनों मजदूर के पास जो ऑब्जेक्ट है उसका मास क्या है, 25 केजी है, और दोनों को 100 मीटर के हाइट पे ही जाना है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों मजदूर जो वर्क कर रहे हैं वो वर्क क्या है, सेम है, वो सेम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इस दोनों मजदूर के वर्क को न्यूमेरिकली फाइंड करें, ठीक है, हम लोग ये न्यूमेरिकली फाइंड करके देखते हैं कि ये दोनों मजदूर कितना वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखने वाली बात यहाँ पे क्या है कि W इज इक्वल टू, यहाँ मास क्या है 25 केजी, जी को तब तक हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं, और ये जिस हाइट पे जा रहे हैं वो हाइट क्या है 100 मीटर है। ठीक है, यहाँ दोनों का मास क्या है, सेम है। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं कि दोनों का मास सेम है, दोनों को सेम हाइट पे जाना है, इसीलिए दोनों का वर्क क्या है, सेम है। ठीक है, अब देखिए तो W इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 25। ठीक है, यहाँ से एक जीरो और ये क्या हो गया, डबल जीरो, यानी 25,000 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और ये मीटर हम लोग यहां ले लेते हैं। अब देखिए W इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 25,000, है ना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, तो आप पढ़े हैं 4th चैप्टर में केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, न्यूटन, और ये क्या हो जाएगा मीटर।
ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा वर्क आया वो वर्क क्या हुआ, W इज इक्वल टू 25,000 और ये क्या है, न्यूटन मीटर है ना। तो हम जानते हैं न्यूटन मीटर को हम क्या लिखते हैं, जूल। ये हमने 9th क्लास में वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। तो हम ये निकाल दिए कि ये दोनों मजदूर जो वर्क कर रहे हैं, है ना, ये मान लीजिए WB है और ये WA है, ठीक है। इस दोनों मजदूर का जो वर्क है वो वर्क क्या है, 25,000 जूल है, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है। अब देखिए एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जेम्स वाट। क्या नाम था, जेम्स वाट, ठीक है, जिन्होंने पावर के बारे में डिस्कवर किया, है ना। और उन्हीं के रिस्पेक्ट में पावर का जो यूनिट है वो वाट डाला गया, ठीक है। तो अब देखिए मैंने बताया कि पावर इज द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। तो मैंने कहा कि शक्ति जो है वो कार्य करने की क्या है, समय दर, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि दूसरे शब्दों में आसान भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी कार्य को करने में आप कितना समय लेते हैं वही पावर है, ठीक है। तो यहाँ दोनों मजदूर का तो वर्क तो सेम, लेकिन इस दोनों मजदूर में से किस मजदूर का पावर अधिक है, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया कि ऑब्वियस सी बात है कि जिस मजदूर ने कम समय में अपने काम को पूरा किया, वर्क तो दोनों का सेम था, लेकिन जिस मजदूर ने कम समय में अपने काम को पूरा किया है उसका पावर क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। निश्चित बात, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कि जिसने कम समय लिया है उसने अपना पावर भी अधिक लगाया होगा, तभी तो वो कम समय में अपना काम को, अपने वर्क को क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है, ठीक है। तो भाई जेम्स वाट सोचे कि अब पावर को किस तरह से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है। तो ध्यान देते हैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए हम ये देख रहे हैं कि दोनों का जो वर्क है वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो दोनों में से हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हम मजदूर ए का ही ले लेते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जो ये ए है वो 25 सेकेंड में अपने वर्क को क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है, और जो ये बी है ये अपने वर्क को पूरा करने में 50 सेकेंड लगाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ए का पावर क्या होगा, वो अधिक होगा, यानी ए ने जो पावर है वो अधिक लगाया है, ठीक है। तो हम लोग उसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। अभी हम लोग ये समझ लेते हैं कि हम लोगों को पावर की फॉर्मूला पता नहीं है, तो हम लोग उसको कैसे निकालेंगे। देखिए तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो ए है ये क्या है, 25 सेकेंड, है ना। 25 सेकेंड में ये कितना वर्क कर लेता है, 25,000 जूल, 25,000 जूल जो है ये वर्क कर लेता है। तो हम जानते हैं कि फिजिक्स में हम कोई भी चीज यूनिट में फाइंड करते हैं, कोई भी चीज यूनिट में फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अगर हम यूनिट टाइम में देखें, मान लीजिए कि 1 सेकेंड की बात करें, तो ये क्या हो जाएगा, 25,000 जूल अपॉन क्या हो जाएगा, 25 सेकेंड, ठीक है, इंटू यहाँ 1 सेकेंड हो जाएगा। तो खैर अभी उसका बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे एक जीरो और 25,000 जूल, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये डेफिनेशन क्या कहता है, पावर इज द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, ये आपका वर्क है, ये क्या है, वर्क है, और ये क्या है, आपका टाइम है, ठीक है। अगर हम लोग ये मान ले, ये जो 25 सेकेंड है, हम यहाँ ये मान ले कि टी टाइम में किसी ने W वर्क किया, W क्या किया, वर्क किया है। तो यूनिट टाइम में, अगर हम यूनिट टाइम की बात करें तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि यूनिट टाइम में उसने कितना वर्क किया, ये W है और ये T है, अर्थात हम यहां लिख सकते हैं W बाई T, ठीक है। तो हमने समझा कि पावर इज द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, शक्ति क्या है, कार्य करने की समय दर है, यानी यही W बाई T जो है इसी को हमने क्या कहा, पावर कहा, इसी को हमने क्या कहा, पावर। अर्थात पावर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, वर्क है ना अपॉन टाइम, ठीक है, अर्थात P इज इक्वल टू W बाई T, ठीक है। ध्यान दीजिए ये एवरेज पावर है, ये क्या है, एवरेज पावर है। जब आप आगे चल के, हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, जब आप आगे चल के, है ना, मैथमेटिक्स में जब आप कैलकुलस पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन वगैरह पढ़ेंगे, तो आप पावर को और अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्या के लिए हम लोग क्लास 10th में पावर कर रहे हैं,
इसलिए जो है हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो पावर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, W अपॉन टी। अब देखिए, तो ये जो वर्क का जो यूनिट होता है हम जानते हैं जूल है, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, यानी क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड। और इसी जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या लिखते हैं, वाट। क्या लिखते, तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, मैथमेटिकली हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं। हम लोग को ये तो पता चल चुका है कि जो ये मजदूर ए है ये अपना वर्क 25 सेकंड में ही पूरा कर दिया, ठीक है। और मजदूर बी ने, जो ये बी है, इसने अपना वर्क को पूरा करने में 50 सेकंड का समय लगाया। तो ऑब्वियस सी बात है कि पावर सबसे अधिक किसने लगाया, ए ने, ठीक है। और तो इसका मतलब है कि ए का पावर क्या है, बी से अधिक है। तो अब इसको हम मैथमेटिकली फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग ये देख लिए कि जो पावर है वो क्या है, वर्क अपॉन टाइम है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, यानी हम लोग का जो वर्क फाइंड आउट हुआ वो क्या हुआ, WA इज इक्वल टू WB, है ना, इज इक्वल टू कितना हुआ, 25,000 जूल। दोनों का वर्क क्या है, सेम है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग, ठीक है, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो यहां पे मान लीजिए हम लिखते हैं कि पावर ऑफ ए, ठीक है। तो पावर ऑफ ए हम जानते हैं कि पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, वर्क डन, किसका वर्क डन, तो ए का वर्क डन लिख दिए, है ना। और ये कितने समय में, ए ने कितने समय में ये वर्क किया है, तो मान लीजिए हम यहाँ पे टीए लिख दिए, ठीक है। अब हम लोग पावर निकालेंगे, तो इसका वर्क, दोनों का वर्क ही सेम है ना, दोनों का वर्क क्या है, सेम है। तो क्या है, 25,000 जूल अपॉन, और जो टाइम है इसने कितना लिया है, 25 सेकेंड, ठीक है, 25 सेकेंड का टाइम लिया है। अब देखिए, तो पावर ऑफ ए, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे इसको हम लोग घटा सकते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1, और ये हो जाएगा, ठीक है, हम लिख सकते हैं 1000 जूल, है ना। तो जो पावर, जो एक सॉरी, जूल पर सेकेंड, जूल पर क्या हो गया, ये सेकेंड हो गया, है ना। तो हम जानते हैं कि जूल पर सेकेंड क्या होता है, वो होता है वाट। तो 1000 क्या हो जाएगा, वाट, है ना। तो जो ए ने अपना पावर लगाया, काम तो दोनों को एक ही दिया गया था, वर्क दोनों का एक ही था, ठीक है। लेकिन एक ने अपना वर्क 25 सेकंड में कर लिया, और दूसरे ने अपना वर्क क्या कर लिया, 50 सेकंड में कर लिया, ठीक है। तो हम लोग, ठीक है, पावर फाइंड आउट किया, तो ए का पावर कितना निकला, 1000 वाट, है ना। अब अगर हम लोग बी के लिए फाइंड आउट करें, तो ये क्या हो जाएगा, WB अपॉन TB, जो टाइम लगा इसको, है ना। तो पावर जो बी का है, ठीक है, वर्क तो दोनों का सेम ही, तो जो ए का वर्क होगा वही बी का होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जूल, और यहाँ पे जो आपका टाइम है वो कितना है, 50 सेकेंड का टाइम है ना। तो अब देखिए, एक जीरो से यहाँ एक जीरो कट गया, और यहाँ कितना हो गया, 5 5 जा 25, और ये डबल जीरो, ठीक है। तो देयरफॉर जो पावर बी का हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 500 जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग जूल पर सेकेंड को क्या लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका 500 वाट, है ना, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि पावर इज द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना, शक्ति कार्य करने की समय दर है, ठीक है। और दूसरी भाषा में मैंने आपको बताया था कि किसी कार्य को करने में आप कितना समय लगाते हैं, ठीक है, कितना समय लेते हैं, वही क्या है, आपका पावर है, ठीक है। तो अब देखिए, ए ने अपना वर्क 25 सेकेंड में पूरा किया, इसीलिए ए का जो पावर होगा वो क्या होगा, 1000 वाट है ना, ठीक है। एक ए ने अपना पावर 1000 वाट लगाया, और बी ने अपना वर्क 50 सेकेंड में पूरा किया, इसलिए बी का जो पावर क्या है, वो 500 वाट है ना। तो इसका मतलब जो है, किसका पावर अधिक है, तो ध्यान दीजिए, पावर जो है
ए जो पी ए ग्रेटर देन हम क्या लिख सकते हैं पी बी, यानी ए का पावर बी के पावर से क्या है अधिक है। ठीक है, तो इससे हम लोगों ने क्या सीखा कि पावर इज द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। तो पावर किस चीज पे निर्भर करता है। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी कार्य को करने में आप कितना समय लेते हैं वही क्या है पावर है। ठीक है, तो पावर किसका अधिक होगा हम ये कैसे पता करेंगे, तो हम ये बोल सकते हैं कि जिसने कम समय में अपना काम पूरा किया, जिसने कम समय में अपना वर्क को पूरा किया है उसका पावर क्या होगा अधिक होगा। यहां तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, इसको आप नोट कर। अब देखिए मैंने आपका समय बचाने के लिए पहले से ही ये लिख दिया है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो पावर इज द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, देन पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। मैंने सभी चीज को समझा दिया है। पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, यूनिट ऑफ पावर, पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, और तो ये क्या हो जाएगा यहाँ वन, क्योंकि यहाँ पे वर्क का यूनिट जूल होता है इसलिए 1 जूल अपॉन टाइम का यूनिट सेकेंड 1 सेकेंड, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 वाट। इसलिए हम इस वाट को लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड और जूल पर सेकेंड। अब जो कि जानते हैं कि जो वाट है ये हमारे फेमस साइंटिस्ट है ना जेम्स वाट के रिस्पेक्ट में डाला गया। ठीक है, यह एक नोट है, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट which is denoted by the letter W. It is named in honor of the British inventor James Watt 1736 to 1819, famous for his steam engine. ठीक है, यहां तक क्लियर है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, अब ध्यान देते हैं अब हम लोग हेडिंग देते हैं फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, अब we know that ठीक है, हम जानते हैं कि since पावर इज इक्वल टू W अपॉन T, वर्क डन अपॉन टाइम। अभी थोड़ा देर पहले हमने इसको पढ़ा कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है W बाई T, कैसे होता है, इसका यूनिट क्या होता है, हर चीज को हमने पढ़ा है। अब इसको मान लीजिए कि इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सिंस हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जब हम लोग कर रहे थे तो हम लोगों ने वहां एक फार्मूला पढ़ा था कि V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, ठीक है, तो मान लीजिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे W है, पावर में क्या W, हम लोग W फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा Q इंटू V। ठीक है, तो ये मान लीजिए हमारा एक फॉर्मूला निकला, वर्क टन क्या मिला Q भी, हम लोग उसको पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़ चुके हैं। इक्वेशन नंबर मान लीजिए क्या हो गया 2। अगेन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ है ना इलेक्ट्रिक करंट, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोग करंट में एक फार्मूला देखे थे, I इज इक्वल टू Q बाई T। ठीक है, तो अब ध्यान से
से देखिए, यहां पे अगर हम लोग उसको सॉल्व करें तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT। ठीक है, इस फॉर्मूला को भी हमने इलेक्ट्रिक करंट में हमने पढ़ लिया है, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं इधर बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो हम यहां लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए ध्यान से, पुटिंग द इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, वी गेट। ठीक है, अब देखिए, पुटिंग द इक्वेशन नंबर 3, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। इसको हम कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 हमारा क्या है, ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 2 हमारा है W इज इक्वल टू, है ना, इक्वेशन नंबर 2, सॉरी यहां 2 होगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 मेरा क्या है, W इज इक्वल टू Q इंटू V। ठीक है, अब देखिए W इज इक्वल टू, चूंकि इक्वेशन नंबर 3 को हम कहां पुट कर रहे हैं, 2 में, इक्वेशन नंबर 3 क्या है, Q इज इक्वल टू IT है। तो ये जो Q इज इक्वल टू IT है हम यहां पुट कर देंगे, तो IT और ये क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं, therefore W इज इक्वल टू VIT। ठीक है, ये हमारा एक और इक्वेशन मिल गया। यहां पे हमारा इक्वेशन 1 है, फिर 2, फिर 3, यहां पे क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब फिर ध्यान से देखिए, फिर हम यहां लिखेंगे पुटिंग द इक्वेशन 4 इन, है ना, इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अब इक्वेशन नंबर 4 को हम कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहां पे ध्यान से देखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या है, P इज इक्वल टू W अपॉन T, है ना। तो इक्वेशन नंबर 4 क्या है, ध्यान से देखेंगे, P इज इक्वल टू, यहां इक्वेशन नंबर 4 में W इज इक्वल टू क्या है, VIT। तो अब यहां डाल देंगे VIT अपॉन क्या डाल देंगे, ध्यान से देखिए। ठीक है, W इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा VIT, ये आया W इज इक्वल टू VIT, और T अपनी जगह पे एच रहेगा, T को T से ऐसे कटा देंगे। तो therefore हमारा पावर क्या आ जाएगा, VI। यहां तक क्लियर है, इसको हम इक्वेशन नंबर 5 लिख लेते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए, है ना। अब देखिए, हम लोग यहां लिख सकते हैं, यहां तक हो गया। अब हम लोग यहां लिख सकते हैं कि 10 पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, है ना। यानी हमारे पास एक फॉर्मूला मिल गया, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पावर यहां लिख सकते हैं, यूनिट की बात की जाए तो 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, है ना, 1 एम्पियर। अब देखिए, इसी को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट एम्पियर। अब देखिए, मैंने आपका समय बचाने के लिए, ठीक है, ये लिख दिया है। और अभी हमने पढ़ा कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है, यानी हमारा जो इक्वेशन नंबर 5 था वो क्या था, P इज इक्वल टू, है ना, P इज इक्वल टू V इंटू I। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या है, 5 है। ठीक है, अब यहां देखिए क्या लिखा है, वी कैन नाउ से दैट 1
watt is the power consumed by an electrical device which when operated at a potential difference or voltage of 1 volt carries a current of 1 ampere. तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर आप 1 वाट वाले कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को या इलेक्ट्रिकल डिवाइस को, ठीक है, आप किसी 1 वोल्ट के ईएमएफ सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उस पूरे सर्किट में जो करंट ड्रॉन करेगा वो कितना ड्रॉन करेगा? 1 एम्पियर। ठीक है, अब यहां भी देख सकते हैं पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 1 वाट। यूनिट की बात करें तो 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, अर्थात 1 वाट इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 वोल्ट एम्पियर। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, ठीक है, अब यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था कि सिंस V इज इक्वल टू आई आर, आई इंटू आर, है ना? मान लेते हैं कि हम इसको लिखते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब यहां लिखेंगे पुटिंग द इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5 वी गेट, है ना? तो इक्वेशन 5 क्या है ये? तो अब यहां क्या लिख सकते हैं? सिंस जो इक्वेशन 5 है हमारा वो क्या है? P इज इक्वल टू वी आई है। अब इक्वेशन नंबर 6 को हम 5 में पुट करेंगे तो P, तो यहाँ V इज इक्वल टू क्या है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इंटू आर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? I इंटू आर इंटू ये क्या हो जाएगा? I, है ना? तो देयरफॉर हमको पावर का एक और फार्मूला मिल गया, I स्क्वायर आर। ठीक है, ये हमारा पावर का एक और फार्मूला आ गया। ठीक है, ये मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर क्या लिख लेते हैं? 7। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब देखिए मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहां कर देता हूं। ठीक है, अब अगेन, ठीक है, अगेन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ठीक है, तो फिर हम देखते हैं ओम्स लॉ मैंने यहां भी लिया है। सिंस V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर, यानी I इंटू आर। ठीक है, अब देखिए यहां पे, है ना, जैसे यहां पे हमने V का वैल्यू पुट किया था, अब यहां पे क्या है? I है। तो हम यहां पे इस ओम्स लॉ से हम यहां I की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो I की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू V बाई आर, है ना? तो ये हमारा देखिए ध्यान से इक्वेशन नंबर यहाँ पे 5 था, ये 6 है, 7 है, और ये इक्वेशन नंबर कितना आ गया? 8। ठीक है, तो अब लिख सकते हैं आप पुटिंग, ठीक है, पुटिंग द इक्वेशन नंबर, है ना, 8 इन, वापस फिर से इक्वेशन नंबर 5 में हमको पुट करना है। तो पुटिंग द इक्वेशन नंबर 8 इन इक्वेशन 5, ठीक है, वी गेट। ठीक है, अब देखिए यहां पे जब पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन नंबर 5 क्या है? P इज इक्वल टू वी आई, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू आई। ठीक है, तो अब यहां पावर इज इक्वल टू ये जो आपका वोल्टेज इंटू क्या है? करंट है, तो V एज इट इज रहेगा और I की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? V बाई आर। ठीक है, तो देयरफॉर पावर का हमको एक और फार्मूला मिला, V स्क्वायर बाई आर, है ना? तो ये हमारा इक्वेशन नंबर कितना आ गया? 9। इक्वेशन नंबर कितना आ गया? 9। ठीक है, तो अब हम इसे लिख सकते हैं कि 10 इलेक्ट्रिकल पावर का जो भी फार्मूला हमको मिला वो क्या मिला? पहला पावर इज इक्वल टू वी आई, है ना, इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, है ना, इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है, इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, इज इक्वल टू क्या मिला? वी स्क्वायर बाई आर। ये सभी क्या है? पावर के, है ना, ये सभी आपका पावर का फार्मूला जो है ये आपको मिल गया। यहां तक क्लियर है? आप इसको नोट कर सकते हैं।
अब ध्यान दीजिए, तो हम यहां पे, ठीक है, हम यहां पे लिख सकते हैं कि फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या क्या देखा? पहला नंबर, ठीक है, पावर इज इक्वल टू क्या हो गया? वी आई। दूसरा नंबर, ठीक है, पावर इज इक्वल टू क्या हो गया? आई स्क्वायर आर। एंड तीसरा नंबर हमने क्या देखा? पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। यहाँ अब देखिए, यहाँ पे कुछ नोट है जिसको आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा, क्लास 9th में हम लोगों ने वर्क एनर्जी पावर में एनर्जी को समझा था। तो वहां पे हमने क्या देखा था कि द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क is called the energy of the object, ठीक है। अगर समझने के लिए इसको लिख लिया जाए तो किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को वस्तु की ऊर्जा कहा जाता है ना? देखिए, हम लोगों ने क्लास 9th में क्या पढ़ा था कि द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को वस्तु की ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। ये हमने 9th क्लास में किया था, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ नोट नंबर 1 में क्या है? पावर इज द रेट एट विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड। शक्ति वह दर है जिस पर ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा नंबर नोट किया है, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। प्रति इकाई समय में उत्पादित विद्युत ऊर्जा को विद्युत शक्ति कहा जाता है, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि जो एवरेज पावर होता है वो क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, है ना। तो इस वर्क की असाइनमेंट क्या होती है? जूल। टाइम की क्या होती है? सेकेंड। यहां भी आप देख सकते हैं एनर्जी के लिए जो यूनिट क्या होती है? जूल। और ये क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो आप पावर को, ठीक है, पावर इज इक्वल टू आप एनर्जी अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं, क्योंकि द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को हम वस्तु की क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E अपॉन टी। तो ये भी एक फार्मूला है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये मैंने हिंदी ऐसे ही समझने के लिए लिखा है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये वाला डेफिनेशन हम लोगों ने क्लास 9th में हम लोगों ने किया था, ठीक है। क्लास 9th में हम लोगों ने इसको किया था। तो इसके हिसाब से पावर इज इक्वल टू क्या हो जाता है? एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। तो इस नोट को भी आप लोग लिख लीजिए। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक नाइक्रोम वायर, द resistance wire becomes hot and produces heat. This is called the heating effect of electric current. ठीक है। जब किसी हाई रेजिस्टेंस वायर में हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो रेजिस्टेंस वायर बिकम्स हॉट, वो गर्म हो जाता है और हीट को प्रोड्यूस करने लगता है, जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन में देखते हैं, ठीक है। और जैसा कि हम लोग इंडक्शन चूल्हा में देखते हैं, है ना। या फिर थॉमस एडिसन के द्वारा जो बनाया गया बल्ब था जिसमें टंगस्टन का फिलामेंट यूज होता है,
ठीक है। उस बल्ब में जब हम लोग ईएमएफ सोर्स कनेक्ट करते हैं, जब उसमें वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, तो उसका वो बल्ब जब जलता है तो वो लाइट एनर्जी के साथ साथ हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है। और ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि हीटर में जो वायर यूज होता है वो कौन सा वायर यूज होता है? नाइक्रोम वायर यूज होता है हीटर में या फिर इलेक्ट्रिक आयरन में। जो हम लोग वायर यूज करते हैं वो कौन सा वायर होता है? नाइक्रोम वायर होता है। आप अक्सर ये देखते हैं कि कोई भी चीज जैसे मोबाइल ही है, जब उसको आप चार्ज लगाते हैं तो धीरे धीरे आप ऐसा महसूस करेंगे कि वो गर्म होने लगता है। या फिर जब किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को आप बहुत देर तक वर्क कराएंगे तो आप ऐसा देखेंगे कि वो गर्म होने लगता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब उसमें हम करंट फ्लो कराते हैं तो सर्किट में बहुत सारे रेसिस्टेंस लगे होते हैं। ठीक है। और जब उस रेसिस्टेंस से करंट फ्लो कराया जाता है तो उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होता है। और इसी घटना को, इसी फेनोमेनन को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन अ रेसिस्टर or a resistive circuit due to flow of an electric current, so it is called the heating effect of electric current। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होता है, जैसे मान लीजिए आप इन्वर्टर यूज करते हैं या फिर कोई इलेक्ट्रिक आयरन या फिर कोई सपोज कीजिए मोबाइल यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर है ना जो सर्किट होता है वो कौन सा सर्किट होता है? रेसिस्टिव सर्किट होता है। और जब उस रेसिस्टिव सर्किट के अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं तो उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होता है। और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक फिगर बनाया है। ठीक है। इस फिगर में हम लोग करंट पास करा रहे हैं और ये क्या है? हाई रेसिस्टिव वायर। ये कंडक्टर है जो कि एक हाई रेसिस्टिव वायर है। ठीक है। और जब इसमें हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, जब इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं तो इसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो रहा है। और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। अब इसको हम लोग मैथमेटिकली देखेंगे। अब देखिए यहां पे हम एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं। कुछ इस तरह से ठीक है। मान लीजिए ये हाई रेसिस्टेंस वायर है। ये कोई कंडक्टर है जो हाई रेसिस्टेंस वायर है। ठीक है। इसमें दो पॉइंट है ए और बी। इस दोनों पॉइंट के बीच हम पोटेंशियल डिफरेंस भी प्रोवाइड करते हैं। और इसमें मान लें कि करंट हम हाई प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हम जानते हैं किसी भी हाई रेसिस्टेंस वायर के अंदर जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं तो उसके अंदर एक हीट प्रोड्यूस होता है। और इसी फिनोमिनन को हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो अब हम लोग इसमें कुछ मैथमेटिकल टर्म को देखेंगे। ठीक है। कुछ मैथमेटिकल फार्मूला को हम लोग इसमें डिराइव करेंगे। तो देखिए एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स प्रेस्कॉट जूल। ठीक है। जेम्स प्रेस्कॉट जूल। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट के जरिए इन्होंने कुछ थ्योरी दिया, कुछ मैथमेटिकल टर्म दिया। उस चीज को हम लोग देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जेम्स प्रेस्कॉट जूल, मतलब हम यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू जूल्स, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है। उन्होंने बताया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट के जरिए बताया कि हीट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के। अर्थात हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर की।
ठीक है, हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के, और हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। ठीक है, टाइम के। तो अब ध्यान से देखेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो जैसे जैसे आप आगे की क्लास में जाएंगे और आपका मैथमेटिक्स जैसे जैसे स्ट्रांग होता चला जाएगा, जैसे आगे जब आप जाएंगे तो आपको कुछ मैथमेटिक्स और है, जैसे कैलकुलस है, ट्रिगोनोमेट्री है, जिसको आपको पढ़ना होता है। इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस है। तो जब आप वो सब चीज को पढ़ लेंगे तो आप इन सारी चीजों को और अच्छे से समझ पाएंगे। अभी जो कि हम क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, तो मेरी पूरी कोशिश है कि क्लास 10th के अनुसार आपको परफेक्ट नॉलेज दिया जाए, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? करंट के स्क्वायर के। हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? रेजिस्टेंस के। हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? टाइम के। अब हम यहां लिख सकते हैं कि हीट इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, हम यहां आराम से लिख सकते हैं। जब जैसे इसको बनाएंगे ये तो यहां आ जाएगा हीट इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। यहां तक क्लियर है? अब देखिए, अब यहां पे जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के इसमें जब इक्वालिटी साइन को ऐड करेंगे तो हम जानते हैं कि वहां पे एक के कांस्टेंट वहां पे हम लगाते हैं। तो यहां जो हम इक्वालिटी साइन लगाएंगे, ध्यान से देखें, जब हम यहां पे इक्वालिटी साइन यूज करेंगे तो यहां जो कांस्टेंट होगा उसके जगह पे हम लोग 1 यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मतलब यूनिट 1 यूज करते हैं। तो यहां पे आ जाएगा ये आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा? आई स्क्वायर आर टी। अब यहां लिखेंगे हियर द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है ना, इज टेकन एज 1। ठीक है, हम जानते हैं जो कांस्टेंट टर्म होता है वो क्या होता है? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इंफिनिटी, है ना। तो कभी भी फिजिक्स में जो भी चीज मेजर होता है हम लोग किस चीज में मेजर करते हैं? यूनिट में मेजर करते हैं। ठीक है, इससे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जब आप आगे जाएंगे, आगे क्लास में जाएंगे, जब मैंने बताया आपको, जब आप और हायर मैथमेटिक्स का अध्ययन करेंगे तो आपको और ये बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। फिर भी अभी बस आपको ये जानना है कि जैसे ही हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर इक्वालिटी साइन ऐड करते हैं तो यहाँ कांस्टेंट टर्म के रूप में हम लोग 1 को लेते हैं। ठीक है, तो H इज इक्वल टू क्या मिलता है? आई स्क्वायर आर टी। यानी हमको हीट का एक फॉर्मूला मिल गया, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये क्लियर है? ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, अब इसमें ध्यान देते हैं हीट में इसमें कुछ और फार्मूला है, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो हमें जो फार्मूला मिला है, ठीक है, हम यहां लिखेंगे we know that since H is equal to I square RT। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा क्या है? इक्वेशन नंबर 1 है। ध्यान से समझेंगे ये। अब ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ से हम लोग क्या जानते हैं? सिंस V इज इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है। ठीक है, ओम्स लॉ में भी यहाँ पे I भी है, R भी है। तो एक बार I की वैल्यू फाइंड आउट करके इक्वेशन 1 में डालेंगे और एक बार R की वैल्यू फाइंड आउट करके इक्वेशन 1 में डालेंगे। तो हम यहाँ क्या देख सकते हैं? I इज इक्वल टू हमको मिलेगा यहाँ V बाई R। ठीक है, मान लें कि ये हमारा इक्वेशन नंबर जो है वो क्या है? 2 है। ठीक है, अब पुट
putting the equation 2 in equation 1 we get. ठीक है, अब देखिए मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहां बना देता हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, तो हमारा जो इक्वेशन 1 है वो इक्वेशन 1 क्या है, h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, है ना। तो h इज इक्वल टू, ये जो हमारा i है इसके जगह पे हम लोग क्या डाल सकते हैं, v बाई आर। अब चूंकि ये i का वैल्यू v बाई आर है, लेकिन यहाँ i स्क्वायर है, हम लोग इसका टोटल का होल स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू आर इंटू टी। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। यहां तक क्लियर है। अब देखिए, तो यहां पे हम r से एक स्क्वायर को यहां कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या आया इक्वेशन, देखिए, देयरफॉर, है ना, हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, है ना, इंटू टी। अगेन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है। तो अब, है ना, हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो पहले हम लोगों ने i की वैल्यू फाइंड आउट की थी, अब हम लोग यहाँ पे r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, v बाई आई, है ना। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4, है ना। पहले आपका इक्वेशन 1 था, फिर 2, फिर 3 और फिर क्या हो गया, ये 4 हो गया। अब वापस यहां लिखेंगे, पुटिंग द इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए, h इज इक्वल टू आपका है आई स्क्वायर आर टी, इक्वेशन 1 हमारा है। अब यहां पे h इज इक्वल टू हमारा इक्वेशन 4 में क्या है, r की वैल्यू पुट आउट करनी है हम लोग को, तो यहां लिखेंगे आई स्क्वायर इंटू r कितना है, v बाई आई, है ना। और ये आपका क्या हो जाएगा, टाइम t। अब देखिए, एक i से इसका स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास h इज इक्वल टू आई इंटू वी इंटू टी, यानी हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू वी आई टी। ठीक है, तो ये हमारा एक इक्वेशन मिला 5, यानी एक और फार्मूला हमको मिल गया। तो इसी तरह हम लोग तो कितना फार्मूला निकला, हम लिख सकते हैं 10, है ना। हीट इज इक्वल टू, एक फार्मूला था आपका आई स्क्वायर आर टी, पहला फार्मूला था हम लोग का। ठीक है, दूसरा फार्मूला हम लोग को क्या मिला था, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, है ना, दूसरा फार्मूला है। और डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा फार्मूला है आपका वी आई टी, है ना। तो h इज इक्वल टू क्या क्या मिला, आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर टी इज इक्वल टू वी आई टी। तो ये आपका क्या हो गया, हीट का इतना सारा फार्मूला आपका आ गया। ठीक है, तो इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब देखिए, ये जो h इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ठीक है, ये जो फॉर्मूला मिला था, ये जो इक्वेशन मिला था, ये इक्वेशन जो है हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, मैं उस टाइम लिखना भूल गया था, आप इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिए, जहां पे हम लोगों ने h इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी निकाला था, उसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दीजिए। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हम जब भी किसी रेसिस्टिव सर्किट, है ना, या हाई रेसिस्टेंस वायर या कंडक्टर के अक्रॉस जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करते हैं, जब उसमें हम लोग करंट को फ्लो कराते हैं, तो उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होता है। और ऐसा क्यों होता है,
इसका कारण हम लोग जो है जानेंगे, ठीक है। अब देखिए, when a potential difference is maintained across the conductor, ठीक है, जब भी किसी जो है कंडक्टर के अक्रॉस जो है आप पोटेंशियल डिफरेंस क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो दिस कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स है ना, दिस कंडक्शन इलेक्ट्रॉन स्लोली ड्रिफ्ट फ्रॉम लोअर पोटेंशियल, लोअर मतलब नेगेटिव पोटेंशियल साइड टू हायर पोटेंशियल साइड ऑफ द कंडक्टर एंड द करंट इज सेट अप। हम जानते हैं कि करंट जो होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। जो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज होता है। अब देखिए, हम इसको अच्छे समझते हैं, फिर इसको मैं पढ़ के आपको बताता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमको ये बात पता है कि कोई भी मेटल कंडक्टर के अंदर मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है, और अगर मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे तो निश्चित है उसके अंदर मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब देखिए, जब भी किसी एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की बात आती है तो वहां इलेक्ट्रॉन्स को दो प्रकार से हम लोग समझते हैं, एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एक होता है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही मूव करते हैं। अब मान लीजिए हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक मेटल कंडक्टर है, ठीक है, सिर्फ हम एक एज्यूम कर रहे हैं। मान लीजिए कि एक मेटल कंडक्टर है जिसमें 10 लाख एटम्स हैं, ठीक है, और उसमें जो है 1 लाख एटम्स जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर देते हैं। अब निश्चित है कि जब उसमें 1 लाख एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन को फ्री करेगा तो उसमें 1 लाख क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जब 1 लाख फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 1 लाख आयंस भी प्रोड्यूस होंगे। तो जैसे ही उसके बीच हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेंगे तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और फिर वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आयंस और एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे, और जैसे ही वो कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, ये काफी अधिक तेजी से है ना जो है उसके अंदर एक वाइब्रेशन उत्पन्न होगा, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स का जो कोलाइड होगा है ना एटम्स और आयंस के साथ, तो उसमें से एक एनर्जी ट्रांसफर होगा, और उस एनर्जी ट्रांसफर होने के कारण क्या होगा कि आपका जो है उसमें काफी तेजी से कंपन होना स्टार्ट हो जाएगा, वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसी वाइब्रेशन के कारण आपका कंडक्टर के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो हम इसी चीज को समझेंगे। कह रहा है कि when a potential difference is maintained across the conductor, जब भी किसी कंडक्टर के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं तो दिस कंडक्शन इलेक्ट्रॉन स्लोली ड्रिफ्ट फ्रॉम लोअर पोटेंशियल साइड टू हायर पोटेंशियल साइड। इस चीज को तो आप इलेक्ट्रिक करंट में ही पढ़ चुके हैं, ऑफ द कंडक्टर एंड अ करंट इज सेट अप। ड्यूरिंग देयर ड्रिफ्ट मोशन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रीक्वेंटली कोलाइड विद एटम्स एंड आयंस, ठीक है। तो निश्चित है कि जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किससे कोलाइड करेंगे, एटम्स और आयंस के साथ ऑफ द कंडक्टर, जो कंडक्टर के अंदर है। ड्यूरिंग दिस कोलिजन्स एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स टू एटम्स एंड आयंस। इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी का क्या होगा, ट्रांसफर होगा, जिसके कारण कोलाइड के कारण। एज अ रिजल्ट है ना these atoms and ions start vibrating vigorously, ठीक है। तो vigorous का मतलब क्या होता है, जोरदार, ठीक है ना, मतलब काफी तेजी से आप कह सकते हैं। तो vigorously with a larger amplitude and their energy increases। जब जो है आप यहाँ पढ़ रहे हैं कि ड्यूरिंग दिस कोलिजन एनर्जी क्या होगा, जब ट्रांसफर्ड होगा तो एज अ रिजल्ट these atoms and ions start vibrating vigorously। तो एटम्स और जो आयंस होगा वो काफी तेजी से क्या करने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा, और जब वो वाइब्रेट करने लगेगा तो दिस इंक्रीजेस इन द एनर्जी ऑफ द एटम्स एंड आयंस लीड्स टू इंक्रीजेस इन टेम्परेचर। तो वहां पे वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, जितना तेजी से वाइब्रेशन करेगा तो क्या होगा, वहां पे काफी तेजी से हीट टेम्परेचर जो है क्या होगा, वो इंक्रीज करने लगेगा ऑफ द कंडक्टर, किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मैकेनिज्म, तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। हीट इज प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू इट, ठीक है। अब आप इसको अपने नोटबुक
कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट सीरीज और पैरेलल में हम लोगों ने सीरीज सर्किट को देख लिया। अब ये है पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट। ये क्या कह रहा है? टू और मोर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आर सेड टू बी ज्वाइंट इन पैरेलल इफ one end of all the electrical equipment is connected to one point and the other end of all the electrical equipment is joined at another point। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, इन सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का एक एंड एक पॉइंट पे कनेक्टेड है और दूसरा एंड क्या है? दूसरे पॉइंट पे कनेक्टेड है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखते हैं, देख सकते हैं यहाँ मैंने 4 इलेक्ट्रिकल बल्ब लिया है, B1 B2 B3 B4 है ना। तो B1 प्रत्येक बल्ब का एक एंड क्या है? एक पॉइंट पे कनेक्टेड है और प्रत्येक बल्ब का दूसरा एंड क्या है? दूसरे पॉइंट पे कनेक्टेड है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये हम लोग रेसिस्टेंस के केस में भी देख चुके हैं, है ना। यहाँ पे हमने एक ईएमएफ सोर्स यूज किया है, एक बैटरी यूज किया है ना। डोपिंग ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। तो इससे हम इसको क्या कर रहे हैं? इस है ना पोटेंशियल डिफरेंस इसमें जो है प्रोवाइड कर रहे हैं दोनों एंड के बीच, है ना। करंट फ्लो हो रहा है। तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। और यही फिगर देखिए यहाँ पे है, यहाँ भी आप देख सकते हैं प्रत्येक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का यानी लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब का एक एंड एक पॉइंट पे कनेक्टेड है और दूसरा एंड क्या है? दूसरे पॉइंट पे कनेक्टेड है। तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसा कि आप डेफिनेशन में भी देख सकते हैं, टू और मोर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आर सेड टू बी ज्वाइंड इन पैरेलल इफ वन एंड ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज कनेक्टेड टू वन पॉइंट। तो पहला एंड क्या है? पहले पॉइंट पे कनेक्टेड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं, है ना। एंड द अदर एंड ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज ज्वाइंड एट अनदर पॉइंट। एंड दूसरा पॉइंट जो है वो अनदर जो है एंड जो है क्या है? वो दूसरे पॉइंट पे कनेक्टेड है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। तो आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि करंट जो होता है वो क्या होता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, ये चीज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ चुके हैं, है ना। और ये फिगर दूसरा है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा फिगर, ठीक है। तो हम जानते हैं कि करंट क्या होता है? वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। यहाँ भी देखिए करंट जो है आपका क्या है? वो हायर पोटेंशियल से क्या होगा? लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। अब चूंकि ये पैरेलल सर्किट है इसलिए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसमें क्या होगा? करंट ड्रॉप करेगा, है ना। मान लीजिए ये I1 है, यहाँ पे I2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? I3 हो जाएगा, यहाँ पे I4 हो जाएगा। करंट क्यों ड्रॉप होता है इसके बारे में मैंने आपको रेजिस्टेंस के केस में मैंने बताया था, ठीक है ना। और फिर देखें यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा? I1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? I2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? I3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? I4 हो जाएगा। अब मान लीजिए कि जैसे कि ये पॉइंट क्या है? P है और ये पॉइंट क्या है? Q है। सपोज कीजिए हम मान लेते हैं ये पॉइंट आपका P है और ये क्या है? Q है। तो हम जानते हैं कि पैरेलल के केस में वोल्टेज जो होता है वो ड्रॉप नहीं करेगा। ये P और Q के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा? अगर ये V वोल्ट का बैटरी है, अगर ये V वोल्ट की बैटरी है तो इस P और Q के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई होगा वो भी ही रहेगा, वो ड्रॉप नहीं करेगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग समझ चुके हैं, क्लियर? ठीक है, अब देखिए इसी चीज को हम लोग एक प्रैक्टिकल के थ्रू देखेंगे। ठीक है, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे 4 बल्ब को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड कर लिया है, ठीक है, जिसमें प्रत्येक बल्ब का एक एंड इसके एक एंड पे ऐसे कनेक्ट किया गया है। आप ध्यान से देख सकते हैं, है ना। प्रत्येक बल्ब का जो एक एंड है वो क्या है? एक एंड पे ऐसे कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है, यहाँ कनेक्ट किया गया है सभी बल्ब को और दूसरा एंड क्या किया गया? दूसरे पॉइंट से कनेक्ट किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे एक वायर मैंने निकाल लिया है ताकि मैं इसको किसी ईएमएफ सोर्स से जोड़ सकूं, लाइक बैटरी से इसको मैं जोड़ सकूं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जब हम V वोल्ट के बैटरी से इसको कनेक्ट करेंगे तो प्रत्येक बल्ब को V वोल्ट ही मिलेगा, ठीक है, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि पैरेलल सर्किट में है तो करंट ड्रॉप करेगा
लेकिन यहाँ I1, I2, I3, I4 ऐसे ड्रॉप करेंगे, करंट यहाँ से I होगा, है ना, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, तो I1, I2, I3, I4 फिर यहाँ से I होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट के क्रॉस क्या होगा, अगर V वोल्ट की बैटरी है तो V होगा। ठीक है, ऐसे ही 5.5 वोल्ट यानी 5.5 वोल्ट के आसपास लगभग ये बल्ब है। मेरे पास 12 वोल्ट की बैटरी है लेकिन ये डिस्चार्ज है, ठीक है, इससे हम इसको जला सकते हैं। अगर ये फुल चार्ज रहता तो ये फ्यूज कर जाता, तो अभी तत्काल के लिए हम इसे जला सकते हैं। ठीक है, इस पे भी अप्रोक्सीमेटली 5.5 वोल्ट ही अभी चार्ज है। ठीक है, तो हम इसे जला सकते हैं। अभी ध्यान से देखिए, है ना, जैसे मान लीजिए हम इसको कनेक्ट करते हैं कुछ इस तरह से, अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बल्ब जो है जल रहा है, प्रत्येक को भी वोल्ट सप्लाई ही मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए हम लोग एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग को समझते हैं। ठीक है, पहला नंबर है, इन पैरेलल सर्किट्स इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल अदर अप्लायंस कीप वर्किंग नॉर्मली। देखिए अगर पैरेलल सर्किट में कोई भी एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या फिर कोई भी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस किसी कारणवश, है ना, अगर सब खराब हो जाता है, मान लीजिए, ठीक है, उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आ जाता है ना, तो उसमें जितने और भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो लगे होते हैं वो नॉर्मली जो है नॉर्मली वर्क करते रहते हैं, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता था। सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई भी एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में अगर कोई डिफेक्ट आ जाता था, कोई खराबी आ जाती थी, तो और जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लाइक जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते थे वो वर्क नहीं करते थे, जबकि पैरेलल सर्किट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पैरेलल सर्किट में अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ठीक है, अगर डिफेक्ट हो जाए उसमें, तो बाकी जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उसमें लगे होते हैं वो नॉर्मली काम करते रहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। 2 नंबर है, इन पैरेलल सर्किट्स each electrical appliance has its own switch due to which it can be turned on or turned off independently without affecting other appliances। देखिए सीरीज सर्किट में हम लोग देखते थे कि उसमें बहुत सारे बल्ब लगे होते थे, है ना, एक बल्ब के एंड से दूसरे बल्ब के एंड में, फिर दूसरे बल्ब के एंड से तीसरे बल्ब के एंड, मतलब ऐसा कनेक्ट रहता था, और उसको ऑन ऑफ करने के लिए हम लोग सिंगल स्विच लगाते थे। ठीक है, क्योंकि पूरे सीरीज सर्किट में हम लोग एक सिंगल स्विच ही यूज करते थे। और पूरे सीरीज सर्किट में सिंगल स्विच क्यों यूज होता है, ठीक है, इस चीज को भी हम लोग प्रैक्टिकल के थ्रू देख चुके हैं और एक बार और उसको समझ लेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल के थ्रू। लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि सीरीज सर्किट में जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे होते थे वो सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को ऑपरेट कराने के लिए सिंगल स्विच यूज होता था, जबकि पैरेलल सर्किट में ऐसा नहीं होता है। पैरेलल सर्किट में सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के लिए, है ना, उसके लिए अपना स्विच लगा होता है, सभी के लिए सेपरेटली स्विच अलग से लगा होता है। ठीक है, अगर आप किसी एक स्विच को ऑफ करते हैं तो सिर्फ वही इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऑफ होगा, वही इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वर्क नहीं करेगा, बाकी जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है सभी वर्क करते रहेंगे, नॉर्मली वर्क करते रहेंगे। यानी सभी के लिए अलग अलग स्विच लगाए जाते हैं। यानी पैरेलल सर्किट में जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे होते हैं उस सभी के लिए आप अलग अलग स्विच उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सीरीज सर्किट में आप अलग अलग स्विच लगाने का प्रयास करेंगे तो ये संभव नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है ये भी मैं बताऊंगा। तो आप ये समझ गए कि इन पैरेलल सर्किट each electrical appliance has its own switch due to which it can be turned on or turned off independently without affecting other appliance। ठीक है, मतलब सभी के लिए अपना सेपरेटली स्विच यूज होता है, जिसे आप उसको टर्न ऑन टर्न ऑफ इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग अदर अप्लायंस, मतलब कोई इफेक्ट अदर अप्लायंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 3 नंबर, इन पैरेलल सर्किट्स each electrical appliance gets the same voltage as that of the power supply line। आप जानते हैं कि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप नहीं करता है। ठीक है, ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और कई बार पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस के केस में भी पढ़ चुके हैं और अभी भी हम लोग इन फिगर के थ्रू इसको समझ चुके हैं। यहां तक क्लियर है। करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज हाई। ठीक है, देखिए सीरीज सर्किट में जो 4 नंबर मैंने आपको नहीं लिखवाया था
था वहां पे सिर्फ आपको ये कर देना है करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज लो, ठीक है, सीरीज में होगा। लेकिन यहाँ पे करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई क्या होगा, हाई। ऐसा क्यों होता है, जैसे अभी हम समझा देते हैं। मान लीजिए कि आपका एक तरफ सीरीज सर्किट है, ठीक है, सपोज कीजिए कि इसमें 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, 2 रेजिस्टेंस है और ये क्या है, 2 ओम का रेजिस्टेंस जो है आपने इसमें लगाया है, ठीक है, R1 R2। और इसमें अगर हम मान लीजिए कि 12 वोल्ट का सप्लाई लाइन दे दें, तो अगर हम जानते हैं ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, करंट जो फ्लो करेगा वो क्या होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा, है ना। तो अगर हम इसकी करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें कि भाई इसकी करंट की वैल्यू क्या है, तो हम लोग ओम्स लॉ लगा देंगे, है ना। तो हम जानते हैं कि भाई V इज इक्वल टू होता है I इंटू आर, इसलिए I क्या हो जाएगा V बाई आर, है ना। तो अगर हम यहाँ पे I इज इक्वल टू V बाई आर यहाँ पे लगाएंगे तो पहले सबसे पहले हमको एक बार इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो चूंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 ओम। ये चीज हम लोग सब निकालना सीख चुके हैं पहले ही, इसे बड़ा बड़ा सवाल भी हम लोगों ने बनाया था। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 ओम, और ये कितना है, 12 वोल्ट, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका, ये मान लीजिए अभी मैंने यूनिट को लेना भी मैंने आपको पहले सिखा दिया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 4 3 12, तो I इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, 3 एम्पियर, है ना। तो ये करंट आ गया। मैं यूनिट लेके भी आपको सिखा चुका हूँ पहले, कैसे यूनिट लेके आप बनाते हैं, वो चीज हो गया। अभी तो मैं सिर्फ एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। तो देखिए इस सर्किट में कितना है आपका I जो है वो कितना है, 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है सीरीज सर्किट में। अगर यही R1 और R2 सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगाया जाए तो उसमें करंट क्या होगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। आप पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको आप पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी ध्यान से देखिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी मैं इसको ऊपर इरेज कर देता हूं। अब इसी चीज को अगर आप पैरेलल सर्किट में लगा दे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से। इसी चीज को अगर आप पैरेलल सर्किट में लगा देंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका सपोज दैट वो आपका ये 2 ओम है, ये 2 ओम है ना। इसके बीच जो है मान लीजिए आपका 12 वोल्ट की बैटरी सप्लाई दी गई है ना, प्लस एंड माइनस जो करंट है हमारा वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा। पूरे सर्किट में अगर हमको करंट फाइंड आउट करना हो तो हम पहले हम शॉर्टकट में बना दे रहा हूँ, सब कुछ निकालना आपको पहले ही सिखाया गया। मान लीजिए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करना चाहें तो कुछ ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, आ जाएगा 1 ओम, है ना। तो 1 ओम देखिए आपका जो ये वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, वोल्टेज तो 12 वोल्ट फिक्स है ना, और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, रेजिस्टेंस आपका 1 ओम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 12 एम्पियर हो जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में आप क्या देख रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में आप यही देख रहे हैं कि करंट क्या है यहाँ पे, हाई है। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में आप क्या देख रहे हैं कि करंट क्या है आपका, लो है। मैंने यहाँ भी जो रेजिस्टेंस यूज किया है वो दोनों 2 ओम का ही है, और यहाँ भी मैंने जो रेजिस्टेंस यूज किया है दोनों 2 ओम का ही है। फर्क इतना है कि एक आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में है और दूसरा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो करंट ड्रॉन हो रहा है वो 12 एम्पियर का है, और यहाँ पर सीरीज में जो करंट ड्रॉन हो रहा है वो कितना है, 3 एम्पियर का है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे पैरेलल सर्किट के लिए क्या लिखा हुआ है कि करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज हाई, करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई क्या हो जाएगा, हाई। पैरेलल में करंट क्या हो जा रहा है, हाई हो जा रहा है। और इसी चीज को आप लोग सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन में 3 नंबर तक आप लिखे हुए थे, तो आप वहां पे 4 नंबर ऐड कीजिएगा और वहां सिर्फ ये लिख दीजिएगा करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज, यहाँ हाई के जगह पे सीरीज में क्या लिखिएगा, लो लिख दीजिएगा। बस सब कुछ यही रहेगा और यहाँ पे लो रहेगा सीरीज में, ध्यान रखना। इसे आप ध्यान से देखिए, ये जो डायग्राम है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्यों है मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। इसमें प्रत्येक बल्ब का एक सिरा है ना, एक पॉइंट पे कनेक्टेड है और दूसरा सिरा क्या है, दूसरे पॉइंट पे कनेक्टेड है, ठीक है। इसे एक वायर दोनों तरफ से निकाला गया है जो ईएमएफ सोर्स से क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है, एक बैटरी से कनेक्ट किया गया, ठीक है। इसी का एक प्रैक्टिकल डिजाइन यहाँ पे है, आप देख सकते हैं, है ना। बल्ब का प्रत्येक सिरा एक वायर से यहाँ कनेक्ट कर दिया गया है और दूसरा फिर एक वायर से, और यहाँ से एक आप देख रहे हैं कि वायर जो है निकाला गया है, और इस वायर का एक सिरा क्या है आपका,
इस वायर का ध्यान से देखें, एक सिरा आपका यहाँ पे है ना, और फिर दूसरा सिरा क्या है आपका, दूसरा जो है ध्यान से देखिए, दूसरा आपका एक यहाँ पे है। ठीक है, इसको हम लोग ईएमएफ सोर्स से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि सारे बल्ब जो है इक्वली ग्लो करेंगे। कहने का मतलब क्या है, सारे बल्ब में जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वो सेम होगा। ठीक है, अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि सारे जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ना, वो एक जैसे ग्लो कर रहे हैं। जो यहाँ पे मैंने ईएमएफ सोर्स को यहाँ पे जो कनेक्ट किया है, ठीक है, जो ईएमएफ सोर्स को मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है ना, इससे जो पोटेंशियल डिफरेंस इस दोनों पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस में जो मैंने दिया है वो क्या है, वो सेम है। ठीक है, और प्रत्येक बल्ब में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो सेम होगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि सारे बल्ब का ग्लोवेंस क्या है, एक जैसा है। तो ये क्या है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए कि मैंने इसमें एक डिफेक्टिव बल्ब लगाया है। हम जानते हैं कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। हम देखते थे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब कोई भी एक बल्ब डिफेक्टिव हो जाता था तो सारे बल्ब नहीं जलते थे। मतलब कोई भी एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में अगर डिफेक्ट आ जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है वो ऑफ हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, है ना। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, देखिए एक बल्ब यहाँ पे डिफेक्टिव हो गया, फिर भी सारे के सारे इलेक्ट्रिक बल्ब वैसे ही के वैसे ही नॉर्मली जल रहे हैं। इसमें से कोई भी बल्ब अगर डिफेक्टिव हो जाए तो सारे और भी जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब जो लगे हुए हैं वो नॉर्मली अपना जलते रहते हैं। ये सबसे पहला पैरेलल कॉम्बिनेशन का एडवांटेज है। जबकि यही अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होता तो अगर एक बल्ब के डिफेक्ट होने से सारे बल्ब जलना बंद कर देते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं यहां से ये डिफेक्टिव बल्ब को हटा के मैंने यहां लगा दिया है। ठीक है, फिर भी आप देख रहे हैं कि ये नहीं जल रहा है, लेकिन सारे के सारे इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है, नॉर्मली जल रहे हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में यदि कोई भी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर किसी कारणवश डिफेक्टिव हो जाता है और नहीं जलता है या फिर नहीं वर्क करता है, तो बाकी जो है जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है लगे होते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में नॉर्मली वर्क करते रहते हैं। यहां तक क्लियर है। अब ध्यान देंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग ने ये पढ़ा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उन सभी के लिए अपना जो है सेपरेटली स्विच होता है। ठीक है, मतलब सभी के लिए अलग अलग स्विच लगा होता है, जैसा कि आप इस ड्राइंग में देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसमें हमने अलग अलग क्या किया है, स्विच जो है सेपरेटली स्विच जो है इस बल्ब में हमने लगाया है। ठीक है, जिसमें हमने यहाँ पे ईएमएफ सोर्स कनेक्ट किया है। सब कुछ वही है, बस हमने यहाँ पे स्विच जो है यहाँ पे क्या किया है, कनेक्ट, वायर को कट करके यहाँ बीच में स्विच को क्या किया है, कनेक्ट किया है। ठीक है, जैसा कि आप ये प्रैक्टिकली देख पा रहे हैं। ध्यान से देखिए, प्रत्येक के लिए यहाँ पे सेपरेटली स्विच जो है वो ऐड किया गया है। देखिए यहाँ पे एक का वायर है, यहाँ पे एक वायर है, बल्ब का एक सिरा यहाँ कनेक्ट है, यहाँ कनेक्ट है, सेम वही कंडीशन है, बीच में स्विच को लगाया गया है। जैसा कि आप इसको इसी डायग्राम को अगर हम ऐसे पलट दें तो सेम जैसा प्रैक्टिकली दिखाई दे रहा है वैसा ये हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं, देख पा रहे हैं हम, यहाँ भी सेम वैसे ही कनेक्ट किया गया है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी के लिए क्या किया गया, सेपरेटली स्विच जो है आपका लगाया गया है। ठीक है, तो अब इस चीज को हम लोग ऑन करके देखते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, है ना, मैंने बल्ब को ऑन कर दिया है, इस ईएमएफ सोर्स के जरिए मैंने बल्ब को क्या किया है, ऑन कर दिया है ना। अब आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग करेंगे ये, जैसे देखिए मैं इस स्विच को ऑफ करूंगा तो ये सेपरेटली ये ऑफ होगा, बाकी सब वर्क करता रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पे ऑन करेंगे तो ये ऑन होगा। ठीक है, दूसरा भी देखिए, आप ऐसे इसको ऑफ करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, फिर इसको आप ऐसे ऑन करेंगे, ठीक है, तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा भी आप ध्यान से देख सकते हैं, ये ऑफ हो गया, फिर आपका थोड़ा इसको ऐसे दबाएंगे तो ये आपका ऑन हो जाएगा। ठीक है, फिर चौथा देखिए, इसको ऐसे ऑफ करेंगे तो वहां ऑफ हो गया, फिर हम इसको यहाँ पे ऐसे ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं हम, देखिए ध्यान से, इसको हम लोग ऑफ ऑन कर सकते हैं। इसको ऑफ करने से बाकी सब पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सभी नॉर्मली जो है जल रहा है। ठीक है, हम चाहे तो सबको भी ऑफ कर सकते हैं, हम चाहे तो यहाँ से सबको देखिए, सबको यहाँ से ऑफ मैंने कर दिया
है ना, सभी के लिए सेपरेटली स्विच है। फिर हम लोग इसको फिर से सभी को क्या कर सकते हैं, ऐसे ध्यान से देखिए, सभी को ऐसे देखिए, एक ऑन किया मैंने, है ना, दूसरा ऑन किया, है ना, तीसरा को ऑन किया मैंने, फिर देखिए यहाँ पे चौथा ऑन किया, है ना, सभी के लिए क्या है, यहाँ पे सेपरेटली स्विच यूज किया गया है ना। ठीक है, अब क्या होगा अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में भी सेपरेटली स्विच यूज कर दिया जाए। ठीक है, तो इस चीज को भी हम लोग देखते हैं। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, है ना, स्विच केवल एक ही यूज होता है, लेकिन मान लीजिए कि अगर आपके मन में ऐसा सवाल आता भी है तो हम लोग उसका भी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। अब आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो डायग्राम है, किसका है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। ये डायग्राम किसका है, ध्यान से देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए डायग्राम है ना। इसमें प्रत्येक बल्ब का इंड दूसरे बल्ब के इंड से कनेक्ट किया गया है, आप देख रहे हो कुछ इस तरह से, है ना। पहला बल्ब का दूसरा इंड दूसरे बल्ब के पहले इंड से, फिर दूसरा बल्ब का दूसरा इंड, है ना, पहले बल्ब तीसरे बल्ब के पहले इंड से, कुछ ऐसे कनेक्ट किया गया है। ठीक है, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि केवल एक ही स्विच का प्रयोग यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे ईएमएफ सोर्स कनेक्ट किया गया है। सेम आपके पास जो है प्रैक्टिकल के लिए मैं देखिए कुछ इस तरह से बनाया हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सीरीज बल्ब है, यहाँ स्विच है, यहाँ ईएमएफ सोर्स है, यहाँ पे भी देखिए, है ना, प्रत्येक बल्ब का एक दूसरे इंड से कनेक्ट किया गया है, यहाँ एक स्विच लगाया गया है। ठीक है, और इससे जो है ये वायर यहाँ पे ऐसे कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग इस स्विच को ऑन करते हैं, है ना। स्विच को ऑन करेंगे तो क्या देखेंगे, बल्ब बहुत ही हल्का ग्लो कर रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज जो है वो ड्रॉप कर रहा है। पिछले बार में हमने जो सीरीज बल्ब लगाया था उसमें हम लोगों ने एसी ईएमएफ सोर्स का यूज किया था, और यहाँ पे हम लोग जो है डीसी सोर्स का यूज कर रहे हैं, डीसी ईएमएफ सोर्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बल्ब कितना जो है वो हल्का जो है जल रहा है, यानी यहाँ पे वोल्टेज क्या हो रहा है, ड्रॉप कर रहा है। और सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए हम यहाँ पे सिंगल स्विच का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इस बल्ब में एक बल्ब भी अगर डिफेक्ट हो जाए तो कोई बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, इसको भी हम लोग फिर से देख लेते हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे जो बल्ब है वो निकाल लिया है यहाँ से, और एक यहाँ पे फिर से डिफेक्टिव बल्ब लगा दिया है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या था कि मैंने डिफेक्टिव बल्ब लगाया था तो सिर्फ वही बल्ब नहीं जल रहा था, बाकी जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब जो थे वो नॉर्मली बिहेव कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे मैंने एक जो है डिफेक्टिव बल्ब लगाया है, ये वाला बल्ब मैंने हटा दिया है, तो आप क्या देख रहे हैं, ये नहीं जलेगा। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या है, डिसएडवांटेज है। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि अगर हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रत्येक बल्ब के लिए अगर स्विच लगा दे तो क्या होगा, और आखिर क्या कारण है कि प्रत्येक बल्ब के लिए स्विच नहीं लगाया जाता है। अब देखिए मेरे पास लास्ट में केवल 3 बल्ब ही बचा था, तो मैंने 3 बल्ब को ही सीरीज में लगाया है और सभी के लिए स्पेशली जो है मैंने स्विच लगा दिया है। ठीक है, तो इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर आप एक स्विच को भी मान ले ऑफ करेंगे तो सब ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसके लिए सेपरेटली स्विच नहीं लगाया था। यहाँ भी देखिए, इसको हम एक को ऑफ करेंगे सभी ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ भी आप ध्यान से देखते हैं, एक को ऑफ करेंगे तो क्या होगा, सब ऑफ हो जाएगा। ठीक है, एक स्विच को मैंने उल्टा यहाँ साफ दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखिए अभी हमको, है ना, हमको इसको सबको ऑन करना होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको अगर ऑन करेंगे तो कैसे ऑन कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे पोजीशन लिख दिया था, देख सकते हैं आप। ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि एक स्विच भी अगर आपका ऑफ हो जाए तो कोई भी एक स्विच को मान लीजिए हम इसको ऑफ करते हैं तो सब ऑफ हो जाएगा। ये इसका डिमेरिट है। यही कारण है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे बल्ब के लिए सेपरेट स्विच नहीं लगाए जाते हैं। ठीक है, देखिए इसका डायग्राम भी मैंने बना लिया। ठीक है, जैसे कि मैंने जो स्विच यहाँ पे लगाया है वो किस तरह से लगाया है। ठीक है, मैंने यहाँ से ऑफ कर दिया, एक ऑन करूंगा सब जलेगा, किसी भी एक को मैं ऑफ करूंगा तो क्या होगा, ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये जो डायग्राम बनाया है आप ध्यान से देख सकते हैं, मैंने स्विच कुछ ऐसे कनेक्शन किए हैं। अगर आप एक स्विच को भी ऑफ कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ से करंट जा ही नहीं पाएगा। किसी भी एक को ऑफ कर दीजिएगा, यानी बल्ब को जलने के लिए सारे स्विच को ऑन होना होगा। यही कारण है कि यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में अलग अलग स्विच नहीं लगाई जाती है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या किया जाता है, सभी बल्ब के लिए एक ही स्विच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ मैंने जो सीरीज बल्ब लिया है उसमें मैंने एक स्विच का प्रयोग किया। ठीक है, अभी मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको कनेक्ट करके दिखाया था। ठीक है, ये अभी कनेक्टेड है। ठीक है ना, देख रहे हैं ना, इसमें कि एक मैं स्विच को ऑफ कर रहा हूं, है ना, तो सारे स्विच क्या हो रहे हैं, ऑफ हो जा रहे हैं, सारे बल्ब क्या हो रहे हैं, ऑफ हो जा रहे हैं। ठीक है,
तो मुझे आशा है कि आप लोग इन सारी चीजों को समझ गए होंगे।